नमस्कार, मैं सुनील दत्त डंगवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड। विज्ञान की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विज्ञान की आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7 के लिए अध्याय 3 ऊष्मा पर बातचीत करेंगे, कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज की इस कक्षा के शिक्षण अधिगम बिंदु इस तरह से रहने वाले हैं: मापन, पैमाना, पैमाने के प्रकार, ऊष्मा का स्थानांतरण और जीवनोपयोगी विज्ञान। मापन से अभिप्राय होगा ऊष्मा का मापन। कक्षा का शुभारंभ इस पहली स्लाइड से करते हैं कि ऊष्मा क्या है। व्हाट इज हीट? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे भौतिक कारक भी कहा जा सकता है और इसी से हमें किसी वस्तु की ठंड या गर्मी का आभास होता है, अनुभव होता है। यदि ऊष्मा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ऊष्मा की अवधारणा नहीं होगी, तो हमें उन चीजों का आभास तो होगा, लेकिन हम उसको प्रॉपर वे में, विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में समझने में कुछ चूक कर रहे होंगे। इसलिए ऊष्मा को इस तरह से परिभाषित किया कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऐसा भौतिक कारक है जो एक प्रकार की ऊर्जा है और ठंड और गर्मी या शीतल और उष्ण का आभास करवाता है। यहां पर एक सारणी है। हम अपनी ये इस व्हाइट बोर्ड में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सारणी बनी है और इस सारणी में 3 स्तंभ बने हैं। इन 3 स्तंभों में पहले स्तंभ में वस्तु का नाम, दूसरे स्तंभ में आइदर दैट इज कोल्ड और हॉट और वार्म। हम समझते हैं अच्छी तरह से कि ठंडा, गर्म और गुनगुना ये क्या होता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द हॉटनेस ऑफ द थिंग्स, कि ठंडा, गुनगुना और गर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरी बनाई है 2 स्तंभों में, ठंडा, शीतल और गुनगुना, गर्म। इन तीनों श्रेणियों को हमने 2 स्तंभों में समाहित किया है। अब चलते हैं, आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें धीरे धीरे हमारी समझ में आती चली जाएंगी। वस्तु का नाम आइसक्रीम। आइसक्रीम सबने देखा है, सबने खाया भी है और आइसक्रीम को अच्छी तरह से हम लोग जानते भी हैं। तो आइसक्रीम क्या है? ठंडा है या गर्म है? तो आइसक्रीम ठंडा है। इस पर यहाँ पर टिक किया गया है कि आइसक्रीम ठंडा है। और गुनगुना नहीं है तो उसको खाली छोड़ दिया, या फिर हम इसको इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं। अगले में चलते हैं कि चाय के प्याले में रखी चम्मच। चाय के प्याले में चाय है और उसमें चम्मच रखी है, वो ठंडी है या गर्म है या गुनगुनी है? ये इस बात पर डिपेंड करेगा। हाँ, बिल्कुल एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है कि वो चम्मच चाय में कितनी देर से रखी है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वो चम्मच किस चीज की बनी है, किस वस्तु से उसका निर्माण हुआ है। आइदर दैट इज फ्रॉम प्लास्टिक और आयरन और स्टील एंड सो ऑन, कि वो किस चीज से बनी है। उसके आधार पर उसको बोला जा सकेगा कि ये चम्मच जो चाय में रखी है वो ठंडी है या गर्म है या गुनगुनी है। तो यदि हम ये मान लें यहाँ पर, क्योंकि कोई स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पर कि चम्मच किस चीज की बनी हुई है, यदि ये मान लें कि वो चम्मच प्लास्टिक की है जो चाय में डुबो करके रखी हुई है, तो वो कैसी होगी? अब सीधा सा एक उत्तर आएगा जो हमारे अनुभवों पर आधारित होगा कि वो चम्मच ठंडी होगी, ना तो गुनगुनी होगी और ना गर्म होगी। तो चाय में रखी हुई चम्मच ठंडी रहेगी। ये भी हो सकता है कि वो चम्मच धातु की बनी हो लेकिन चाय में अभी अभी रखी हो और अभी ये प्रश्न पूछ लिया गया हो कि चाय में रखी हुई चम्मच कैसी है, तो ये ठंडी रहेगी। फलों का रस, फलों का रस कैसा होता है? तो फलों का रस देखा जाए तो गर्म करने पर गर्म हो जाएगा,
ठंडा करने पर ठंडा हो जाएगा। लेकिन नेचुरल वे में, प्राकृतिक तौर पर फलों का रस कैसा होता है, तो अब हम समझते हैं कि हमारा इस सारणी को फिलअप करवाने का, फुलफिल द टेबल, क्या उद्देश्य है, क्या मंतव्य है। तो फलों का रस कैसा होगा, दोनों स्तंभों में से जिसमें ठीक लगता हो उसको टिक कर देंगे, अगले वाले को खाली छोड़ सकते हैं या फिर उसमें क्रॉस भी बना सकते हैं। फिर है तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं उन बर्तनों में कुछ हैंडल लगे होते हैं, हत्थियां जिनको बोलते हैं, पकड़ने के लिए जो काम आते हैं। तो वो जो बर्तन है उनमें लगे हुए हत्थे कैसे होते हैं, जब वो बर्तन यूज में होते हैं, चूल्हे पर रखे होते हैं और उनमें खाना बन रहा होता है, तो कैसे होते हैं, वो भी ठंडे होते हैं। और अगर हत्थे में कुछ नहीं लगा है, जिस धातु से वो बर्तन बना है उसी धातु का अगर वो हत्था भी है तो वो फिर गर्म होगा, वो गर्म रहेगा। तो इसमें एट द फर्स्ट साइट, पर प्रथम दृष्टया, मतलब पहली बार में ये कुछ नहीं कहा गया है कि हत्था किस चीज से बना है। इसलिए ये सारे जो टिक मार्क होंगे ये हमारे अनुभव के आधार पर होंगे। हो सकता है हम में से किसी के घर में हमारे खाना पकाने के बर्तनों में प्लास्टिक का हैंडल लगा हो, या किसी के जैसे तवा है उसमें लकड़ी का हैंडल लगा हो। तो जो अनुभव है, अनुभव के आधार पर इस सारणी को पूरा किया जाना है। इस सारणी की लंबाई हम और बढ़ाने वाले हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। इस सारणी को और ज्यादा बढ़ाएंगे लंबी, और उसमें अपने घर के आसपास की, अपने विद्यालय के आसपास की और चीजों के नाम लिखने वाले हैं और उनको कैटेगराइज करने वाले हैं इन दो स्तंभों में कि वो ठंडे हैं या गर्म है। तो अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। मापन, मेजरमेंट। व्हाट्स मेजरमेंट, कि मापन क्या है हम जानते हैं, हमने बहुत पहले से देखा है कि मापन क्या होता है। हमने बहुत सारी चीजों को मापा भी है। हमने कमरे की दीवारों को मापा, हमने कमरे के फर्श को मेजर किया, और हम जानते हैं कि लंबाई और दूरी की माप सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, और थोड़ी बड़ी होती चली जाती हैं तो हेक्टोमीटर और डेकामीटर और किलोमीटर, और बहुत पुरानी जो मापें थी उनमें माइल भी एक है, गज है उनमें। तो इस तरह से मापन की इकाइयां होती हैं। ऐसे ही हम द्रवों को मापने के लिए लीटर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम मापन की बात कर रहे हैं, तो जब हम ऊष्मा पढ़ने जा रहे हैं तो ऊष्मा के ही मापन की बात कर रहे होंगे, ऊष्मा के मापन की चर्चा कर रहे होंगे। तो किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी, किसी वस्तु की गर्मी को मापने के लिए, उसके ताप को मापने के लिए, गर्मी को ताप कह दिया एक साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि उसके ताप को मापने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोमीटर हम सब ने देखा है, क्योंकि चाहे अनचाहे हम बीमार होते रहते हैं और हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, और डॉक्टर हमारा जो शरीर का ताप है उसको मापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करता है, एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग। उस यंत्र को थर्मोमीटर बोलते हैं और हिंदी में उसको तापमापी बोलते हैं। लेकिन हम सब लोग उसको तापमापी नहीं बोलते, हम सब उसको थर्मोमीटर ही बोलते हैं। उसको तापमापी भी कहा जा सकता है हिंदी में। तो और इस तापमापी में ये जो यहाँ पर चित्र बनाया गया है, ये तापमापी का एक तापमापी है, थर्मोमीटर है। हमने इस तरह के थर्मोमीटर को देखा है, और इस थर्मोमीटर में जो मापन का पैमाना होता है वो डिग्री सेल्सियस में भी होता है। भी, इस शब्द पर ध्यान देंगे कि डिग्री सेल्सियस में भी होता है। जैसे एक और पैमाना है फ़ारेनहाइट, तो ये जो इसमें है ये डिग्री सेल्सियस में ताप को मापेगा, फ़ारेनहाइट में भी मापेगा। तो ताप के मापने का या ऊष्मा को मापने का जो तरीका है वो थर्मोमीटर है, और थर्मोमीटर में ताप की मापें डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। यहाँ पर ये बच्चे अपने गुरुजी के साथ कुछ कर रहे हैं, और इस चित्र में, इस फोटोग्राफ में गुरुजी के हाथ में, थोड़ा सा स्पष्ट सा है चित्र, गुरुजी के हाथ में एक थर्मोमीटर है
और गुरुजी बच्चों को उस थर्मामीटर से कुछ मापना सिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि किस तरह से थर्मामीटर से मापा जाता है, मापें ली जाती है। यहाँ पर इस सेटअप में दिखाई दे रहा है कि एक कैंडल जली हुई है, उसके ऊपर एक पेपर के कप में कुछ गर्म करने के लिए रखा गया है। अब कुछ बच्चों के लिए ये हैरत अंगेज और आश्चर्य की बात हो सकती है कि जलती हुई कैंडल के ऊपर पेपर के कप में पानी गर्म किया जा रहा है। इस बात को आप लोग अगली कक्षा में, कक्षा 8 में दहन और ज्वाला के अध्याय में पढ़ेंगे कि कागज के कप में या प्लास्टिक के कप में किस तरह से चीजों को गर्म किया जा सकता है। वो हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर गुरुजी ने पानी गर्म किया कागज के कप में और थर्मोमीटर से उस गर्म पानी की माप ले रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं। इस बात पर हम आगे आएंगे कि गुरुजी के हाथ में जो थर्मोमीटर है वो इतना छोटा नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा सा दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? इसी अध्याय में अगली किसी स्लाइड में हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे कि ये थर्मामीटर कहाँ उपयोग में आएगा और गुरुजी के हाथ में जो थर्मामीटर है वो कहाँ उपयोग में आने वाला है। इस स्लाइड में हम देखते हैं तापमापी के प्रकार, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। अभी हमने पिछली स्लाइड में कहा कि हम ये देखेंगे कि कौन सा थर्मामीटर कहां पर अच्छी तरह से कार्य करता है। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के थर्मामीटर है, 3 तरह के तापमापी हैं। सबसे ऊपर डॉक्टरी थर्मामीटर जो हमने पिछली स्लाइड में बनाया था, सबसे ऊपर ये देखिए, ये डॉक्टरी थर्मामीटर। तो गुरुजी के हाथ में जो है ये वाला थर्मामीटर है, ये वाला थर्मामीटर, और इस थर्मामीटर को कहते हैं प्रयोगशाला थर्मामीटर या लेबोरेटरी थर्मामीटर, हिंदी में प्रयोगशाला तापमापी, प्रयोगशाला तापमापी। इसका यूज अभी बताने वाले हैं। और तीसरी तरह का जो थर्मामीटर है वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर ये नई तरह के थर्मामीटर है, इसमें लिखे हुए आते हैं, इसमें अंक लिखे हुए आते हैं कि कितने डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस 32.8 डिग्री सेल्सियस लिखा है इसमें। तो जैसे ही ये उपयोग किया जाएगा वैसे ही जितना तापमान होगा उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, ये उसमें इस तरह से लिखा हुआ दिखाएगा, इसलिए इसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। इनका उपयोग के बारे में बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर सिर्फ दवाखानों में, अस्पतालों में इसका उपयोग होता है, जो मनुष्य के शरीर का तापमान मापने के काम में आता है। और ये 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान का मापन कर सकता है, इससे ज्यादा के ताप को ये नहीं माप सकता है। इसलिए ये सिर्फ स्वास्थ्य विज्ञान में काम आने वाला थर्मामीटर है। प्रयोगशाला थर्मामीटर से यदि हम किसी के शरीर का तापमान लेना चाहें तो तापमान तो आ जाएगा, लेकिन इसमें एरर्स आ सकती है, त्रुटियां आ सकती हैं। इसलिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग कभी भी डॉक्टरी थर्मामीटर के तौर पर नहीं किया जा सकता, उसमें त्रुटि की संभावना रहेगी, रह सकती है। इसलिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो उपयोग है वो अन्य जगहों पर, अन्य स्थानों पर, अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे यदि हम इस कमरे का तापमान लेना चाहें, रिकॉर्ड करना चाहें, देखना चाहें कि हमारे इस स्टूडियो का तापमान क्या है, हमारी इस क्लास का तापमान क्या है, तो उसके लिए हमें प्रयोगशाला थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी और वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएगा कि जहां पर हम हैं उस जगह का वायुमंडलीय ताप क्या है। जिस पानी को हमने गर्म किया है उसको भी चेक कर सकते हैं कि उस पानी का टेम्परेचर या तापमान प्रयोगशाला थर्मामीटर ठीक ठीक बता देगा कि उसका तापमान क्या है। डिजिटल थर्मामीटर इसका विकल्प के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके विकल्प के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बस फर्क इतना होता है कि इसका जो पाठ्यांक है ये इस तरह से आता है
इनके पाठ्यांक किस तरह से आते हैं, जो हमारी रीडिंग्स है, और इसमें जो पाठ्यांक है वो अंकों के रूप में लिखा हुआ आता है, डिजिट्स के रूप में आता है, इसलिए इसको डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। तो ये तीन तरह के तापमापी हैं, टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स, ये तीन तरह के तापमापी होते हैं। यहाँ पर हम जो भी सारणी दिखाते हैं इस कक्षा में, ये सारणियां छोटी बनी होती हैं। इन सारणियों की लंबाई बढ़ानी है जब हम यहाँ पर बातों को समझ जाते हैं। यहाँ पर फिर तीन स्तंभ है, पहले में वस्तु का नाम, दूसरे में ये वस्तु किस चीज की बनी है, और तीसरे में है कि क्या इसका दूसरा सिरा गर्म हो रहा है। जैसे स्टील की चम्मच, यदि हम उसको ज्वाला के पास ले जाएं, किसी फ्लेम की जलती हुई आग के पास ले जाएं और उसका एक सिरा जलती हुई आग में रख दें और पीछे से उसको पकड़े रहें, कुछ देर तक ऐसा करें, तो क्या उसका दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ, हो जाता है, लेकिन तब गर्म होता है जब वो धातु की बनी हो, किसी भी धातु, स्टील की बनी हो, लोहे की बनी हो, चांदी की बनी हो, एल्यूमिनियम की बनी हो, पीतल की बनी हो, या कांसे की बनी हो, ये सारी धातुएं हैं। वो अलग बात है कि कुछ शुद्ध धातुएं हैं और कुछ मिश्र धातुएं हैं। तो स्टील की चम्मच यदि धातु की बनी है, थोड़ी देर तक अग्नि पर, आग पर गर्म करने से उसका पिछला सिरा भी गर्म होकर चला आता है। ऐसे ही और बहुत सारी चीजों के नाम हम यहाँ लिख सकते हैं। ये खाना बनाते समय जो चिमटा काम आता है उसको लिख सकते हैं, चिमटा, करछी, लकड़ी, और कोल्ड ड्रिंक पीने का स्ट्रॉ पाइप, ये सारी चीजों को यहाँ लिखेंगे। और ये जैसे स्ट्रॉ लिखते हैं अगर हम यहाँ पर, ये है स्ट्रॉ, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला स्ट्रॉ, ये धातु का बना है? नहीं, ये अधातु है। स्ट्रॉ हो गया अधातु, ये धातु का नहीं बना है, ये प्लास्टिक का बना है। और अगर स्ट्रॉ को हम आग के पास ले जाएं और आग से गर्म करें और पिछला हिस्सा पकड़ के, सिरा पकड़ के रखें उसका, तो क्या है, गर्म होगा? नहीं, ये गर्म नहीं होगा, बल्कि गर्म होने से पहले ये जल चुका होगा, पिघल चुका होगा। तो इस तरह से इस सारणी में इसकी लंबाई बढ़ाने पर हम और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर रख सकते हैं, बना सकते हैं। उससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हमने चर्चा की है क्लियर होते चले जाएंगे और हम चीजों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। चालकता, अब पिछली सारणी के आधार पर हमने कुछ फाइंडिंग्स है हमारी। स्ट्रॉ गर्म नहीं हो रहा था, चम्मच गर्म हो रही थी, लकड़ी, हमारे पूर्व अनुभव के आधार ये बताते हैं कि लकड़ी एक सिरा गर्म हो जाए तो दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये उन चीजों की चालकता को डिटरमिन करता है कि उन चीजों का कंडक्शन क्या है, वो चीजें ऊष्मा के चालन को कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही है। अब चालकता है क्या, उसको समझते हैं पहले, कि जिन वस्तुओं से ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है वो वस्तुएं सुचालक कहलाती है। चम्मच से आग से ऊष्मा आसानी से गुजरकर पीछे तक आ गई, तो चम्मच ने अपने ऊपर से ऊष्मा को गुजरने दिया। तो जब ऐसा होता है तो चम्मच सुचालक है, और स्ट्रॉ ने अपने ऊपर से ऊष्मा को गुजरने नहीं दिया, वो उस ऊष्मा से पहले ही जल गया। तो जब उसने अपने ऊपर से नहीं गुजरने दिया, लकड़ी ने ऊष्मा को अपने ऊपर से नहीं गुजरने दिया, वो जलती चली गई। तो इस तरह की वस्तुएं जिनके ऊपर से ऊष्मा गुजर नहीं सकती है, ऐसी वस्तुएं कुचालक कहलाती है। निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सारी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है और लगभग सभी अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती है। अब फिर से इसको देखते हैं कि जिन वस्तुओं से ऊष्मा आसानी से गुजर जाती है, जैसे चम्मच से, जैसे चिमटे से, वो वस्तुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। और जिन वस्तुओं से ऊष्मा, जो वस्तुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं या ऐसा नहीं कर पाने वाली वस्तुएं ऊष्मा की कुचालक हो जाती है। तो सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर्स और कुचालक को बोलते हैं इंसुलेटर्स या फिर बेड कंडक्टर्स। तो ये चालकता,
पदार्थों की चालकता क्या होती है उसके बारे में हमने इस स्लाइड में विस्तार से चर्चा की। और इसके सपोर्ट में जो सारणी थी, जो टेबल थी, वो इससे पहले वाली स्लाइड में उस तरह से थी। अब देखते हैं कि ऊष्मा का संचरण जो होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट, वो कितनी तरह से हो सकता है। टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह कितनी तरह से जा सकती है। तो ऊष्मा का संचरण 3 तरह से हो सकता है, चालन से, संवहन से और विकिरण से। यहां पर हमने एक चित्र लगाया है, एक चित्र बनाया है, और इस चित्र में ये तीनों तरीकों से ऊष्मा के संचरण को दिखाने की कोशिश की गई है। इस चित्र को ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है यहां पर कि ये हीटर की कॉइल है, ये हीटर की कॉइल चल रही है, और हीटर के ऊपर एक पैन में, एक फ्राइंग पैन में ये कुछ गर्म करने के लिए रखा है। ये कोई द्रव है, ये गर्म करने के लिए रखा है। हीटर चल रहा है, इसके ऊपर एक फ्राइंग पैन है। बस इस चित्र में ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों को हम आसानी से देख पा रहे हैं। कैसे? हीटर से जो ऊष्मा निकल रही है, कुछ ऊष्मा तो इस फ्राइंग पैन को चली गई, लेकिन कुछ ऊष्मा जो है वो कमरे में भी आ रही है। हमने देखा भी है कि जब बहुत सर्दी हो जाती है तो सर्दियों में हम कमरे में हीटर जलाने लगते हैं। उस हीटर के जलने से क्या होता है कि हमारा कमरा गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो जाता है? हीटर से जो ऊष्मा निकल रही थी वो पूरे कमरे में इस तरह से फैल जाती है। देखिए, ये ऊष्मा निकल रही है, और हीटर से निकल करके पूरे कमरे में फैलने वाली ऊष्मा को, ऊष्मा के संचरण के प्रकार को विकिरण कहते हैं। ये विकिरण से निकल रही है, रेडिएशन, रेडिएंट हीट, ये विकिरण से निकली। दूसरा, कुछ ऊष्मा हीटर से निकली और फ्राइंग पैन के बॉटम पे लगी, जो तला है फ्राइंग पैन का उस पर लगी, और उसमें रखा हुआ जो द्रव है, मानो वो पानी है, उस पानी को उसने गर्म कर दिया। तो सारा पानी बॉटम पर तो है नहीं, पानी तो काफी ऊपर तक है, यहाँ से है पानी और यहाँ तक है। तो ऊपर वाला कैसे गर्म हो गया? ऊष्मा तो सिर्फ नीचे मिल रही है। तो नीचे से जो ऊष्मा मिली वो ऊपर तक कैसे पहुंची? नीचे से जो ऊष्मा मिली वो ऊपर तक पहुंची कन्वेक्शन से, संवहन से। ये दूसरा तरीका। सर्दियों में हम पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, सब करते हैं, सबने देखा है। चूल्हे के ऊपर किसी बर्तन में पानी रख देते हैं और वो पानी सारा थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। तो चूल्हे की जो ऊष्मा थी वो उस पूरे पानी में कैसे पहुंची? संवहन से पहुंची, कन्वेक्शन से पहुंची। इसको कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरा जो तरीका है, कुछ ऊष्मा हीटर से इस फ्राइंग पैन को लगी, फ्राइंग पैन से कुछ तो चली गई पानी को गर्म करने के लिए, और कुछ चली गई इस पूरे फ्राइंग पैन की धातु में, और वहां से निकलते हुए इस हैंडल में, और इसका ये हैंडल भी गर्म हो गया। और यदि इसमें लकड़ी या हैंडुलियम या कोई और कुचालक नहीं लगा है तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऊष्मा जो हीटर की थी ये इस हैंडल तक कैसे पहुंची? वो पहुंची कंडक्शन से, ये चालन। तो इस एक चित्र से हम ऊष्मा के संचरण की तीनों विधियों को समझ गए। चालन से हैंडल में गई, ठोस है, हैंडल कैसा है? ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। हीटर की ऊष्मा पूरे पानी को गर्म कर गई, किस विधि से कर गई? संवहन से। तो द्रवों में ऊष्मा का जो संचरण है वो संवहन विधि से होता है। और हीटर की जो ऊष्मा है पूरे कमरे में फैल गई, कैसे फैल गई? विकिरण से, विकिरण के माध्यम से। और यहाँ पर पूरे कमरे में क्या है? हवा है, और हवा बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है। तो गैसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण से होता है। तो अब हमारी समझ में अच्छी तरह यह आ गया कि ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां हैं, और 3 ही तरह के हमारे पास पदार्थ भी होते हैं, ठोस होते हैं, द्रव होते हैं और गैस होते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन से होता है, कंडक्शन से। द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन से होता है, जिसको कन्वेक्शन बोलते हैं।
और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण है वो विकिरण से होता है, जिसको रेडिएशन कहते हैं। तो ये ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां इस तरह से थी। चालन में जो हमने देखा, देखिए यहां पर अपनी कक्षा में कुछ बच्चे गुरुजी की देखरेख में, अपने अध्यापक की देखरेख में एक प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर एक मोमबत्ती जली हुई है, कैंडल जला रखी है, और इस कैंडल पे बच्चे कुछ गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक धातु का टुकड़ा है और उस धातु के टुकड़े पर बीच बीच में मोम के टुकड़े रखे हुए हैं, और उस धातु के टुकड़े को मोमबत्ती पर गर्म किया जा रहा है। तो वो धातु का टुकड़ा जैसे जैसे पीछे को गर्म होगा, मोमबत्ती के टुकड़े ये इंडिकेट करेंगे, ये सूचित करेंगे कि इस धातु में ऊष्मा का संचरण कहां तक हो गया। और धातु क्या है? ठोस है। और ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि चालन विधि से होता है। तो ये ऊष्मा के संचरण की चालन विधि। अब देखिए ये संवहन विधि। यहां पर बच्चों ने पानी गर्म करके रखा है और उसको इस तापमापी से, प्रयोगशाला तापमापी से उसका मापन कर रहे हैं, और बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे हैं। क्या देख रहे होंगे? उसमें जो पाठ्यांक है, जो पैमाना है, वो उस तापमापी में लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि पानी गर्म है। तो उस पानी में किस विधि से ऊष्मा का संचरण हुआ? संवहन से, कन्वेक्शन से। तो ये द्रवों में संवहन से हो गया। और अगली स्लाइड में जो हम जैसे बात कर चुके हैं, विकिरण से जो सूर्य की ऊष्मा है, सूर्य से जो गर्मी है, वो हम तक कैसे पहुंच जाती है? कोई माध्यम नहीं है बीच में, क्योंकि वायुमंडल में सिर्फ भूमि के स्तर से, धरती की सतह से 20 किलोमीटर तक वायु है, गैसेज है। उसके बाद निर्वात है, वहां वायु भी नहीं है। और सूर्य हमसे असंख्य किलोमीटर दूर, असंख्य प्रकाश वर्ष दूर है, वहां से उसकी ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? विकिरण के माध्यम, रेडिएशन के माध्यम से। तो विकिरण ऊष्मा के संचरण का एक ऐसा तरीका है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। चालन में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, संवहन में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विकिरण में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऊष्मा के संचरण की 3 विधियां। अब जीवनोपयोगी विज्ञान देखिए, हम ऊष्मा के कॉन्सेप्ट का अपने जीवन में किस तरह यूज करते हैं, किस तरह उपयोग में लाते हैं। ये 2 बर्तन है यहाँ पर रखे हुए, एक काला है और एक चमकीला है। इन दोनों बर्तनों को गैस की बराबर आंच में रखते हैं, ये दोनों बराबर है, और दोनों में बराबर पानी रख देते हैं। एक निश्चित समय के बाद, 5 मिनट के बाद देखते हैं कि इस बर्तन में पानी का तापमान कुछ और है और इस बर्तन में पानी का तापमान कुछ और है। ज्यादा किस में होगा? अपने अनुभव के आधार पर हम ये जानते हैं कि ज्यादा तापमान इस वाले बर्तन में रखे पानी का होगा, इस वाले बर्तन में रखा हुआ जो पानी है उसका तापमान कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये काला है और काले रंग ऊष्मा को अपनी तरफ ज्यादा अवशोषित करते हैं। इसीलिए सर्दियों में पहने जाने वाले कपड़ों का रंग काला होता है, गहरा होता है, ज्यादा डार्क कलर के होते हैं कपड़े। और गर्मियों में पहने जाने वाले जो कपड़े होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, क्योंकि लाइट जो कलर्स हैं, जो हल्के रंग हैं, वो ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और गर्मी कम लगती है। इसलिए ऊष्मा को हम अपने जीवन में इस तरह से उतारते हैं। हम में से कुछ लोग जानते थे, कुछ को आज पता चला। अब ऐसा करेंगे क्योंकि विज्ञान हमारी जीवन शैली को बदल देता है और हमारे जीवन जीने के तरीकों को परिष्कृत करता है और अच्छा बनाता है। और दृष्टिकोण में विज्ञान इसीलिए शामिल होना चाहिए कि हमारे कार्य आसान हो, हमें कम समय लगे, हमें कम लागत देनी पड़े और जीवन ज्यादा सुरक्षित हो, सुलभ हो और सुंदर हो। इधर देखते हैं, ये धरती है, भूमि है, यहां पर ये ठंडा लिखा है और इधर ये गर्म लिखा है।
जब तेज ऊष्मा पड़ती है, जब गर्मी होती है, तो जो धरती पर जो हवा होती है, धरती पर जो हवा होती है वो धरती के सतह पर होने के कारण जल्दी गर्म हो जाती है, और जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर को उड़ जाती है, और ऊपर जो ठंडी हवा थी वो नीचे को चली जाती है, और हवा के गर्म और ठंडे होने का प्रक्रम लगातार चलता रहता है, क्योंकि कोई भी गर्म चीज ठंडी चीज की अपेक्षा ज्यादा हल्की होती है, और हल्की चीजें ऊपर होती है। हमने तराजू के पलड़ों को देखा है, जिस पलड़े में कम सामान होता है वो ऊपर होता है या नीचे होता है? वो ऊपर होता है। कम सामान का मतलब जो हल्का होता है। तो वायु जब गर्म होगी तो ऊपर आ जाती है, और ठंडी वायु नीचे उसका स्थान एक्वायर कर लेती है, उसका स्थान ग्रहण कर लेती है, और ये चक्र चलता रहता है। और हवा के चलने का ये भी एक कारण है कि हवाएं क्यों चलती है। तो जीवनोपयोगी विज्ञान, विज्ञान हमारे जीवन में कैसे है? क्योंकि विज्ञान हमारे जीवन में है, हमारे कदम कदम पर विज्ञान है, हमें उसको समझना है, हमें उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। अगर विज्ञान को नहीं समझेंगे तो जीवन थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। इसलिए दृष्टिकोण में विज्ञान का होना बहुत जरूरी है। और ऐसा भी कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मानव शरीर का तापमान लेने के लिए किया जाता है, वो बातचीत हमने कर दी। यदि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम गर्म पानी का टेम्परेचर लेने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। और विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट या मौसम विभाग उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान की संगणना के लिए अलग अलग तरह के थर्मामीटर्स का उपयोग करता है। हमने इस कक्षा में जिन बातों पर चर्चा की कि तापमान की अन्य इकाइयों के नाम लिखने, हमने ये कहा कि तापमान की कुछ और भी इकाइयां होती हैं। तो सर्च कीजिए, सर्फ कीजिए, इंटरनेट पे कीजिए, यूट्यूब पे कीजिए, अपने बड़े बुजुर्गों से बात कीजिए, अपने भाई बहनों से बात कीजिए, और उनसे बात करके ये लिखिए कि तापमान की और भी अगर इकाइयां होती हैं तो वो कौन सी। डिजिट से क्या अभिप्राय है? जो डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं उनको डिजिटल क्यों कहते हैं? इस कक्षा में भी हमने इस बात पर चर्चा की, अपने शब्दों में लिखो। और मापना किसको कहते हैं? मापना या नापना, उस पर भी हमने शुरू में चर्चा की कि वो क्या होता है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो हमने इस कक्षा में जो चर्चा की, मापन पर की, पैमाने पर की, पैमाने के प्रकार कि ऊष्मा को मापने के कौन कौन से पैमाने और उनके क्या क्या प्रकार हैं, थर्मामीटर के प्रकार जिनकी हम बात कर रहे हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है, ठोसों में कैसे होता है, द्रवों में कैसे होता है, और गैसियस मीडियम में कैसे होता है, उसकी बात की। और जीवन में ऊष्मा किस तरह से हमें प्रभावित करती है, हम किस तरह से ऊष्मा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जानते हैं, और क्या समझना चाहिए, वो मिसकॉन्सेप्शन क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बात की। अब इस कक्षा के अंत में अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने के लिए ये कुछ कि थर्मामीटर के प्रकार का पता कीजिए कि और भी किसी तरह के कोई थर्मामीटर होते हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि पिछला जो दौर था वो कोविड पीरियड के नाम से जाना गया, और कोविड पीरियड में ये ऐसी बीमारी थी, छूत की बीमारी थी कि जो एक दूसरे से लग रही थी, तो एक दूसरे के संपर्क में नहीं जाना था, और ये जितने थर्मामीटर थे ये एक दूसरे के संपर्क में रह करके ताप को मापते हैं। बुखार का मापन किया जाना था, लेकिन ऐसी थर्मामीटर की जरूरत थी जो कि संपर्क में न लाए एक दूसरे को, तो एक नई तरह का थर्मामीटर आया था, उसको बोल रहे थे थर्मल स्कैनर। तो एक तरह का वो भी थर्मामीटर है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसका चित्र बनाना है, और वो कैसे काम करता होगा किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में विस्तार से लिखना है। और ऊष्मा का विज्ञान हमारे जीवन को और किस तरह से प्रभावित करता है। सर्दी के गर्मी के कपड़ों की बात हमने की, हवाओं के चलने की बात हमने की, और बर्तनों के बॉटम यदि काले रखे जाएं तो उनमें ज्यादा जल्दी खाना पकने की बात हमने की। क्या कोई और भी जीवन में या दैनिक जीवन में इस तरह की बात होती है
जहां हम उष्मा को यदि और थोड़ा सा समझे तो जीवन और आसान बनाया जा सकता है। तो ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर इस कक्षा में जितना भी टेक्स्ट था और पिक्चर्स थे वो एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, और जो पिक्चर्स बाहर से लिए गए हैं उनके लिंक उनके साथ ही मेंशन किए गए हैं, उल्लिखित कर दिए गए हैं। तो आज की इस कक्षा में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं विज्ञान की किसी और कक्षा में। धन्यवाद।